नमस्कार दोस्तों। कुछ पंक्तियां हैं जो राहुल गांधी ने कही। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुपा छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों में तलाश करो। तो कमोबेश ये शब्द आज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, और तब साबित हो रहे हैं जब पूरा विपक्ष देश का कांग्रेस की अगुवाई में 18 विपक्षी दल आज सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि अडानी और मोदी के जो मिक्स भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए, उसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। और जेपीसी कराने से नरेंद्र मोदी लगातार डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल अपने एक भाषण में कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार पर इतना वो चलाया है कि स्थिति यह है कि सभी विपक्षी एक हो गए हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इसको लेकर के पूरा डाटा दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उन्होंने वो कहा कि आपने किया क्या है। आपने 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और न जाने किन किन एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। और स्थिति यह है, जो भ्रष्ट थे, जिन्हें आप खुद भ्रष्ट कहते थे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया, और अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो आपके पार्टी के नेताओं पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर भी आप जांच करने को तैयार नहीं। अडानी के डूबने पर भाजपा में मातम क्यों? भ्रष्टाचार में लिप्त अडानी का मामला जब सामने आया तो अडानी से ज्यादा भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार को तकलीफ पहुंची। अडानी के डूबते ही भाजपा में मातम, आरएसएस के खेमे में मातम, मंत्रियों और संतरियों के घरों में मातम। आखिर एक भ्रष्टाचारी के डूबने पर इतना मातम क्यों? जानकारों का मानना है कि भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार ने अडानी की शेल यानी कि फर्जी कंपनियों में बहुत सारा पैसा लगाया था। ये सारा पैसा चोरी का था। ये पैसा देश की संपत्तियों को बेचकर जमा किया गया था, जो हिंडनबर्ग के भांडाफोड़ के साथ ही डूब गया। अडानी की नकली कंपनियों में सारे चोर पैसा लगा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी कंपनी 170 बिलियन डॉलर की हो गई। दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर रहने वाला अडानी भाजपा सरकार बनते ही दुनिया का दूसरा सबसे मालदार व्यक्ति बन गया। अडानी को जब ये झटका लगा तो भाजपा सरकार तिलमिला उठी और सरकार ने अडानी घोटाले पर सवाल पूछने वाले विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में श्री राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। आज भी सवाल यही है जो श्री राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बताएं कि अडानी ग्रुप में लगा 20,000 करोड़ बेनामी पैसा किसका है? सरकार काला धन लाने वाली थी। सरकार को चाहिए था कि वो अडानी की संपत्ति जब्त कर लेती, लेकिन सरकार ने ऐसा करने के बजाय विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना शुरू कर दिया। साफ है कि ये सरकार अडानी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने भ्रष्टाचारी मित्र का बचाव कर रही है। आप खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। उस खेत को आप बर्बाद कर रहे हैं जो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करके तानाशाही स्थापित करता है। तो जब आप यह करते हैं तो सवाल उठता है। आज भी उसी चीज को लेकर के है। जब आप कहते हैं 56 इंची का सीना, तो साहब वो 56 इंची का सीना कहां है? कराइए जेपीसी। और जब आप कहते हैं एक अकेला, तो एक अकेला सब पर भारी, बिल्कुल सब पर भारी है। वो भ्रष्टाचार में भारी है, वो दूसरी चीजों में भारी है। ये सारी बातें जो आपका डाटा है उसी से तय होता है। आपने संसद में जवाब दिया कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि सेल कंपनियां कितनी हैं। और याद करिए 2014 के चुनाव के समय
आप क्या कहते थे, काला धन लाएंगे, सेल कंपनियों के जरिए दूसरी जगह है, स्विस बैंक में और न जाने क्या क्या। आज आप कहते हैं सेल कंपनी ही नहीं, आज स्विस बैंक में 10 गुना बढ़ गया है वो काला धन है, गोरा धन है। बताइए ना, आपके समय में ही ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता, ये सब क्या थे? आप भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान आपने चलाया और उन भ्रष्टाचारियों को सुरक्षित कर दिया। वो हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए देश का, और आप कर क्या रहे हैं? भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, बेईमानी से खड़े व्यक्ति को बचाने के लिए LIC का पैसा, SBI का पैसा और PF का पैसा, जो सभी का जमा है देश के लोगों का, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा इन फसलों की तरह, उसे आप उन्हें सौंप रहे हैं। कर्नाटक की सरकार आपकी 40% कमीशन की सरकार है। ये कांग्रेस नहीं कहती है, ये आपकी पार्टी का जो एक नेता है और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष है कर्नाटक का, उसने आपको चिट्ठी लिखी, वहां के मुख्यमंत्री को लिखी। मेघालय का जो भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहलाता था, उसे आपने मंत्री बनाया है। और इसके बाद राजस्थान में संजीवनी घोटाला जो रहा, वो करने वाला आपकी पार्टी का है। मध्य प्रदेश का पोषण घोटाला करने वाला आपकी पार्टी का है। जो व्यापकम घोटाला है करने वाला, वो आपकी पार्टी का है। छत्तीसगढ़ में जो नान घोटाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो आप बताइए, आप क्या करेंगे? आप राहुल गांधी का घर छीनते हैं। राहुल गांधी तो बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि हाँ, हम तो नियम का पालन करते हुए बिल्कुल मैं तैयार हूं और घर में छोड़ूंगा, वक्त पर छोड़ूंगा। लेकिन क्या आप जवाब दे सकते हैं कि आपके किसी व्यक्ति ने देश के लिए कुछ दिया है, लेने के सिवाय, छीनने के सिवाय, बेईमानी करने के सिवाय, मुखबिरी करने के सिवाय? आप याद करिए, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी और अपने पुरखों की सारी संपत्ति देश को दे दी। आज जिस लुटियंस जोन के जिस बंगले को आप खाली करवा रहे हैं राहुल गांधी से, वो जब लुटियंस जोन बन रहा था तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने पुरखों, पिता गंगाधर नेहरू की वो संपत्ति थी, वो पूरी संपत्ति वो दे दी थी, जिस पर ये सारी संपत्तियां आज बनी है, देश की संसद तक बनी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिस तरीके से बचाने के लिए अडानी को पूरा लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, इससे लगता है कि आप 18-18 घंटे सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आप एक डाटे को देख लीजिए, अडानी ने $2.15 बिलियन, लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज अदा नहीं किया। जो उन्होंने कर्ज अदा नहीं किया 17,000 करोड़ रुपए का, उस पर आप क्या कहेंगे? और आप आम व्यक्ति से पेटीएम करने पे, ये करने पे टैक्स लगा देते हैं। पहले तो कहते हैं डिजिटल पे आओ, और जब आदमी डिजिटल पे आ जाता है जिस पर सरकार का कोई खर्च नहीं है, उस पर भी अब आप पेमेंट पर टैक्स लगा देते हैं। तो आप समझिए आपकी अपनी कथनी करनी का कितना बड़ा अंतर है, इससे समझा जा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों बचा रहा है? Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's company. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. All this OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling, that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. मैं सच्चाई बोलता हूँ, राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूँ। यह सवाल आता है, और यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया, तब आपको राहुल गांधी से समस्या हो गई। यही वजह है। आप क्या है? आपकी मंत्री स्मृति ईरानी आपके साथ, बीफ बेचने वाला और बार चलाने वाला जो रेस्टोरेंट है, वो गोवा का रेस्टोरेंट उनका है,
और एक तरफ आप कहते हैं कि गौ मांस मत ये करिए, गौ हत्या मत करिए, और दूसरी तरफ आपकी मंत्री का सबसे बड़ा ये काम है। संगीत सोम, जो आपके पार्टी का विधायक, उसने ही गौ मांस का काम किया। उसके अलावा अलीगढ़ में आपका जो सांसद है गौतम, उसने गौ मांस का काम किया। तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि किस तरीके का तमाशा चल रहा है। एक आदमी छोटी छोटी मटन की, चिकन की दुकानें जब चलाता है तो उस पर आप हमला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जोमेटो, स्विगी और जाने कितने ये पूरा मांस बेचते हैं तो आप उनको पूरे सम्मान देते हैं, छूट देते हैं। तो यह स्थिति है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, क्योंकि वो आवाज बनते हैं, और जब ये आवाज बनते हैं तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो लिखित जवाब दिया, उसमें कहा 7.34 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए चंद साल में हुआ है, उसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, यानी 6.5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का आपने लुटवा दिया। तो यह स्थिति है। और जब कांग्रेस पार्टी इसको लेके प्रोटेस्ट करती है, मसाल जुलूस निकालने की वो करती है, तो आप तानाशाही दिखा करके डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम करते हैं। हमारे सांसदों को, हमारे नेता को डिस्क्वालीफाई कराया जा रहा है, और बाहर हमारे यहाँ अजीत चौधरी बैठे हैं, उनको भी चलने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या डेमोक्रेसी? और उन पर हमलावर हो जाते हैं। तो यह स्थिति है, यह बताता है कि किस तरह की स्थितियां हैं कि आप महिलाओं तक को, महिला सांसदों तक को गिरफ्तार करा लेते हैं, जबकि उनको गिरफ्तार करने वाले पुरुष होते हैं, जबकि कानून कहता है महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए। तो यह स्थिति है, यह आपका महिला सम्मान है। और इसके बाद में देश के अंदर जितने बलात्कार के केस होते हैं, उनमें 80% बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। जब 80% बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो, यह हमारा डाटा नहीं, यह आपके गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय का डाटा है। और वो एनसीआर भी बताता है कि जो बलात्कारी हैं, उनमें 80% बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इससे आप बताइए, तो बेटी किससे बचाएं और किससे पढ़ाएं, कहां पढ़ाएं? पढ़ाई आपने महंगी कर दी, किताबों पर, कापियों तक पे आपने जीएसटी लगा दी, जो कभी नहीं लगाई जाती थी। आपने रोटी पर जीएसटी लगा दी, जो कभी नहीं लगाई जाती थी। आपने दूध पर जीएसटी लगा दी, जो कभी नहीं लगाई जाती थी। तो यह आपका सत्य है। तो इस स्थिति में समझा जा सकता है कि जब डेमोक्रेसी डूब रही हो, तो इस पर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। और सवाल यह भी है कि आखिर भारत की जनता इतनी कायर क्यों है। तुगलक ने हमारे यहां 95 साल शासन किया है, आप कल्पना कर सकते हैं, जिनको आप कहते हैं, और उनके आगे हमारे लोगों ने घुटने टेक दिए। लड़ाई लड़ने वाले तब भी थे, आज भी हैं, पहले भी थे। वो चंद थे और चंद हैं। देश की आजादी 0.7% लोगों ने, यानी 0.7% लोगों ने ही लड़ी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं, बाकी लोग घुटने टेके खड़े थे अंग्रेजों के आगे। इसी तरीके से मुगल सल्तनत हो या और मुस्लिम सल्तनत हो, उन सब में भी यही स्थिति रही। हमारे यहां शक आए, हूण आए और न जाने कितने आए, और उन सब ने आके शासन किया, हमारे यहां की बहन बेटियों और सब के साथ एंजॉय किया, और उसके बाद में राज करते रहे और हमारा खून नहीं खौला। आज भी वही स्थिति है। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और हमारा पैसा छीना जा रहा है, देश का पैसा लुटाया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आपका डाटा कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या करने वाले किसानों और मजदूरों की संख्या 40% बढ़ गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस दिशा में आप ले जा रहे हैं। तो क्या आपने बनाया है इस देश में? आप देश में शिक्षा दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश आपने बना दिया है, सबसे भूखमरा देश बना दिया है, जिसे 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जीवित रहना पड़ रहा है। और
किसानों का हक छीना जा रहा है, मजदूरों का हक छीना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी देश बना रही। कौन सा देश बना रही जहां डेमोक्रेसी खत्म, संविधान खत्म, संवैधानिक संस्थाएं खत्म और प्रोटेस्ट का अधिकार भी खत्म। जब यह हो तो सवाल बनता है और सवाल करना भी चाहिए, और वह सवाल ही करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। और आप जवाब दो न दो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि सब कोई जानता है हिटलर और आप में क्या समानता है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।